हे गाइस, कैसे हो आप लोग। आज हम पाइथन का ट्यूटोरियल देखेंगे जिसमें हम एक 10 फास्ट फिंगर्स का हैक बनाएंगे। तो आपने 10 फास्ट फिंगर्स नाम की वेबसाइट को चलाया होगा। अगर मोस्टली अगर आप इंजीनियरिंग पढ़ रहे हैं या आप एक स्टूडेंट भी है, ये बहुत ही फेमस वेबसाइट है टाइपिंग के लिए। तो मोस्ट ज़्यादातर लोग इसमें टाइपिंग कंपटीशन करते हैं और काफ़ी मज़ा आता है इसमें टाइपिंग कंपटीशन करने में। ये और आप नॉर्मली लोगों की स्पीड 60-40 से लेके 100 के बीच में होती है। पर इस प्रोजेक्ट को बना के हम देखेंगे एक ऑटोमेटेड सॉफ्टवेयर की वजह से मदद से हम इस स्पीड को 300 से 400 के बीच में भी ला सकते हैं। वो स्कोर आपका सेव नहीं होगा और ये वेबसाइट में कोई ग्लिच नहीं है। ये बस एक कोड की मदद से हम कुछ एक हैक टाइप बना रहे हैं और एक लर्निंग प्रोजेक्ट है ये। इसको इसकी मदद से हमको 10 फास्ट फिंगर्स को कोई हानि नहीं पहुंचानी है। तो भाई शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं एक डायरेक्टरी बना देता हूँ जो कि मेरे प्रोजेक्ट को होल्ड करेगी। मैं उसको न्यू डायरेक्टरी नाम से दूंगा और वो डेस्कटॉप पे सेव्ड है। अब मैं न्यू डायरेक्टरी में एंटर कर दिया। अब अपन क्या करते हैं, सबसे पहले VS कोड खोल लेते हैं और फिर सारा काम हम VS कोड में ही करेंगे। तो ये हमारा VS कोड खुल गया गाइज, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कोई भी फाइल नहीं है अभी और सारा प्रोजेक्ट इसी में हम होल्ड करने वाले हैं। तो हम क्या करते हैं, इस टर्मिनल को बंद कर देते हैं, हमें इसकी ज़रूरत नहीं है। हम यहाँ पे अपना एक नया टर्मिनल VS कोड में ही खोल लेते हैं, इसको क्लियर कर देते हैं। ठीक है। अब एक हम सबसे पहले नई फाइल बनाएंगे, एक खाली फाइल जो पाइथन फाइल होगी। ये हमारा मेन प्रोजेक्ट की फाइल है। इसको हम कुछ भी नाम दे सकते हैं। हम इसे देंगे फास्ट फिंगर्स डॉट पी वाई। ठीक है। अब आपको प्रोजेक्ट बनाने से पहले सबसे पहले ये ध्यान रखना है कि हमको पाइथन में प्रोजेक्ट बना रहे हैं तो हम एक वर्चुअल इन्वायरमेंट बनाएंगे। अब वर्चुअल इन्वायरमेंट क्या होता है गाइस, अगर हम वर्चुअल इन्वायरमेंट की डेफिनेशन पे जाएं यहाँ पे वेबसाइट पे, तो बहुत ही अच्छी डेफिनेशन दे रखी है। मान लो मेरे पास एक प्रोजेक्ट है जो मैंने 3 साल पहले बनाया और उसमें मैं किसी मॉड्यूल को इंपोर्ट कर रहा हूँ जिसका मैं कोई पुराना वर्जन यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि वो 3 साल पहले का प्रोजेक्ट है। अब मान लो मैंने आज कोई प्रोजेक्ट बनाया और मैं उसी मॉड्यूल का कोई नया वर्जन को यूज़ कर रहा हूँ। अब वो दोनों प्रोजेक्ट मेरे कंप्यूटर पे हैं पर मैं उन दोनों को नहीं चला सकता। क्यों? क्योंकि अगर मेरे पास ग्लोबल में मेरे पास वो मॉड्यूल इंस्टॉल्ड है तो उसका एक वर्जन होगा मेरे पास इंस्टॉल्ड, दोनों वर्जन नहीं हो सकते। तो या तो मेरे पास मान लो 1.0 वर्जन होगा या 2.0 वर्जन होगा। तो या तो मैं पुराने को चला सकता हूँ या नए को चला सकता हूँ, दोनों को एक साथ नहीं चला सकता। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम यूज़ करते हैं वर्चुअल एनवायरनमेंट। वर्चुअल एनवायरनमेंट क्या करता है कि एक डब्बा है ये। इस डब्बे के अंदर आप प्रोजेक्ट डाल सकते हो और इस डब्बे के अंदर आप उस प्रोजेक्ट से जो भी रिलेटेड चीज़ें हैं उनको इंस्टॉल कर सकते हो। तो वो सब चीज़ें उस डब्बे के अंदर ही रहेगी और उस आपके कंप्यूटर से एकदम अलग होगा वो डब्बा। तो वर्चुअल एनवायरनमेंट को बनाते कैसे हैं, तो यहाँ पे बहुत ही सिंपल सी एक कमांड दे रखी है। हम इसी कमांड को यूज़ करके यहाँ पे वर्चुअल एनवायरनमेंट बना लेते हैं सबसे पहले। अब आपको यूज़ करना होगा यहाँ पे पाइथन। तो पाइथन लैंग्वेज आपको चेक करना पड़ेगा सबसे पहले कि यहाँ पे आपका पाइथन का वर्जन कौन सा है। अगर आप नॉर्मल पाइथन यूज़ करते हैं तो हो सकता है आपका वर्जन एक पुराना वर्जन हो। इसीलिए हमको क्या चाहिए, हमको पाइथन 3 में चाहिए पूरा वर्चुअल एनवायरनमेंट और उससे रिलेटेड हर चीज़ पाइथन की जो भी हम यूज़ करने वाले हैं। तो हम इसलिए पाइथन 3 का वर्चुअल एनवायरनमेंट बनाएंगे। अब मैं अगर पाइथन 3 की कमांड देखूँ तो यहाँ पे मेरे को दिख जाएगा इसका वर्जन मेरे पास 3.9.2 है। तो मैं यहाँ पे अपना एक वर्चुअल एनवायरनमेंट बना लेता हूँ, पाइथन 3-m-v-n-v। और आप कुछ भी नाम दे सकते हो। यहाँ पे मैंने न्यू वर्चुअल नाम दे दिया। ठीक है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि एक नया फोल्डर बन गया न्यू VIR नाम से, जो कि हमारा वर्चुअल एनवायरनमेंट है। आपको इसकी डिटेल्स में जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपको फाइल्स देखने की कोई ज़रूरत नहीं है। बस ये ध्यान रख लीजिए कि ये एक वो डब्बा है जो कंटेन करेगा हमारे प्रोजेक्ट की डिपेंडेंसीज को। अब एक दूसरा स्टेप और होता है इसमें। बहुत ही सिंपल चीज़ है। फर्स्ट स्टेप ये है, दूसरा स्टेप ये है कि आपको इसको एक्टिवेट करना होता है। ये भी एक तरीके से आप याद कर सकते हैं इसको, आपको समझने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। ये बस एक सिंपल सा स्टेप है जिसमें आपको बस ये सोर्स और उसका पास देना होता है बिन के अंदर एक्टिवेट का। एक्टिवेट एक फाइल है बिन के अंदर। तो आपका ये यहाँ पे दिख रहा है आपको कि ये एक्टिवेट हो गया। अब आप कुछ भी इंस्टॉल करो वो इसके अंदर इंस्टॉल होगा, आपके सिस्टम में इंस्टॉल नहीं होगा। तो हमको सबसे पहले क्या चाहिए होगा, हमको चाहिए होगा सिलेनियम। अब सिलेनियम क्या है, सिलेनियम एक टूल है जिसको हम यूज़ करते हैं ब्राउज़र को ऑटोमेट करने के लिए, ब्राउज़र पे प्रोग्राम्स की मदद से ब्राउज़र को चलाने के लिए। तो कोई यूज़र नहीं चलाएगा, प्रोग्राम्स
ब्राउज़र को चलाएंगे। जैसे कि आपको एक हैक 10 फास्ट फिंगर्स का हैक बनाना है, तो आप अपने हाथों से तो टाइपिंग करोगे नहीं, आप एक प्रोग्राम बनाओगे, वो प्रोग्राम टाइप करेगा अपने आप उस बॉक्स में। ठीक है, तो हम सेलेनियम का यूज़ करेंगे, और सेलेनियम में स्पेसिफिकली हम यूज़ करेंगे वेब ड्राइवर का। तो वेब ड्राइवर का यूज़ होता है टेस्टिंग के लिए। तो अगर आप कोई भी ऐप बनाते हो या वेबसाइट बनाते हो, तो उनके लिए टेस्ट लिखे जाते हैं। तो आपने कोई फंक्शन बनाया, तो उस फंक्शन का टेस्ट लिखा जाएगा, और इन सबको टेस्ट को ऑटोमेटिक एक बटन आपने दबाया और सारे टेस्ट ऑटोमेटिक रन करते हैं कि आपकी वेबसाइट में आपने जो कोड लिखा, नया कोड लिखा, वो सारे टेस्ट पास हो रहे हैं या नहीं पास हो रहे हैं। उन सब चीज़ों के लिए ये वेब ड्राइवर और सेलेनियम काम आते हैं। पर हम इसका यूज़ बहुत ही अलग तरीके से करते हैं। हम इसका यूज़ कर रहे हैं ऑटोमेट करने के लिए, हैक करने के लिए। पर सेलेनियम का यूज़ इसीलिए होता है कि आप ऑटोमेट करते हैं चीज़ों को। तो आपको सबसे पहले एक क्रोम ड्राइवर को इंस्टॉल करना पड़ेगा। क्रोम ड्राइवर, हम वेब ड्राइवर का यूज़ कर रहे हैं, वेब ड्राइवर यूज़ करेगा क्रोम ड्राइवर को, क्योंकि हमको क्रोम, गूगल क्रोम को ऑटोमेट करना है। तो आपको यहाँ पे एक ये लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, इस लिंक पे आपको जाना पड़ेगा। आपके पास अगर उबंटू है तो आप ऊपर वाला, ये इसमें आप जो भी इमेज आपकी ऑपरेटिंग सिस्टम को सूटेबल है वो आप डाउनलोड कर सकते हैं। मेरे पास मैकबुक है, तो मैं मैक से ही डाउनलोड कर लूँगा, और मेरे डाउनलोड्स में ये सेव हो गया। मेरे को इसको जिप को ओपन करना पड़ेगा। तो ये हो गया। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे पहले से ही मेरे पास क्रोम ड्राइवर डाउनलोडेड है। तो हम यहाँ पे जाएंगे, और हम सबसे पहले उस क्रोम ड्राइवर ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल करके एक ड्राइवर ऑब्जेक्ट बनाना चाहते हैं हम। तो हम सबसे पहले हमको सेलेनियम को इंपोर्ट करना होगा। सेलेनियम से हम इंपोर्ट करना चाहते हैं स्पेसिफिकली वेब ड्राइवर। ठीक है, अब हम एक सिंपल सा फंक्शन बनाएंगे जो कि एक वेब ड्राइवर को इनिशियलाइज करेगा और एक ऑब्जेक्ट भेजेगा ड्राइवर का। तो एक डेफ इनिट ड्राइवर नाम का मैं फंक्शन बना देता हूँ। डेफ कीवर्ड को हम यूज़ करते हैं पाइथन में फंक्शन बनाने के लिए। अब मैंने इसको क्रोम ड्राइवर नाम दे दिया। वेरिएबल है, आप कुछ भी नाम दे सकते हो इसको। तो यहाँ पे मेरे को इसका पाथ स्पेसिफाई करना पड़ेगा जहाँ पे मैंने क्रोम ड्राइवर को इंस्टॉल किया था, क्रोम ड्राइवर को डाउनलोड किया था। अब बस मैं एक सिंपल सा वेरिएबल लूँगा जिसमें मैं ड्राइवर ऑब्जेक्ट ले लूँगा। इसको मेरे को बस ये करना है कि वेब ड्राइवर का एक फंक्शन है क्रोम, उसमें पास कर देना है मेरे को क्रोम ड्राइवर, और मेरे पास ड्राइवर में वो ऑब्जेक्ट आ गया। अब इस ड्राइवर का यूज़ करके मैं अपने गूगल क्रोम को ऑटोमेट कर सकता हूँ। तो मैं इसको अभी रिटर्न कर देता हूँ सिंपली। और अभी हम इसका कुछ भी इस्तेमाल नहीं कर रहे, केवल इसको रिटर्न कर रहे हैं यहाँ पे इस फंक्शन में। तो इस फंक्शन का यूज़ बस इतना ही है कि ये वो बना रहा है, क्रोम एक ड्राइवर ऑब्जेक्ट बना रहा है, उसको रिटर्न कर रहा है। इस ड्राइवर ऑब्जेक्ट का यूज़ हम दूसरे फंक्शंस में करेंगे, जो भी हम ऑटोमेटिक टास्क परफॉर्म करना चाहते हैं क्रोम के साथ, उसके लिए। तो अब सबसे पहले हमको क्या करना है कि हमको मेन फंक्शन बनाना है जिसमें ये ड्राइवर ऑब्जेक्ट इनिशियलाइज होने के लिए इस ड्राइवर ऑब्जेक्ट को कॉल किया जाएगा। प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन यहाँ से चालू होगा मेन से। तो यहाँ पे हमने क्या किया, हमने यहाँ पे इस फंक्शन को कॉल कर लिया। तो हमारे पास इस ड्राइवर में जैसे ही प्रोग्राम एग्जीक्यूट हुआ, हमारे पास ड्राइवर में वो ऑब्जेक्ट बन के आ गया। अब हम इस ऑब्जेक्ट का कुछ भी कर सकते हैं, हम इस ऑब्जेक्ट को किसी दूसरे फंक्शन में पास कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हमको चाहिए क्या। हमको चाहिए कि हम इस यूआरएल पे जाना चाहते हैं सबसे पहले। ठीक है, तो आपने यहाँ पे क्या किया, आपने एक फंक्शन बना लिया। मान लो मैंने यहाँ पे बना लिया टाइप नाम का फंक्शन कि ये टाइप करेगा डब्बे में। ठीक है, तो इसमें हम भेजेंगे ड्राइवर को। और इस फंक्शन को हम कैसे डिफाइन करेंगे, इस फंक्शन को हम ऐसे डिफाइन करेंगे कि यहाँ पे मैंने टाइप में भेजा। और अब ये सबसे पहले क्या चीज़ करेगा, ये सबसे पहले करेगा कि आपने उस यूआरएल को ओपन किया। बस आपने क्रोम चलाया और उस यूआरएल को ओपन किया। तो हमने इस यूआरएल को यहाँ से कॉपी कर लेते हैं हम, और इस यूआरएल को हमने यहाँ पे पेस्ट कर दिया। अभी हमने कुछ भी नहीं किया है, केवल उस यूआरएल को ओपन किया है। अब हम क्या करेंगे, इसको एक बार चला के देखते हैं ये करता क्या है। अब मेरे को यहाँ पे पाइथन 3 लिखने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं, क्योंकि ये वर्चुअल एनवायरनमेंट पाइथन 3 के साथ बना है। तो मैं यहाँ पे केवल पाइथन लिखूंगा तो भी ये पाइथन 3 से ही चलाएगा इसको। तो अब मैं यहाँ पे फास्ट फिंगर्स लिख देता हूँ। तो ये बोलता है कि नो मॉड्यूल नेम सेलेनियम। क्यों, क्योंकि हमने सेलेनियम तो इंस्टॉल ही नहीं किया। तो हमको क्या करना पड़ेगा, अब हमको सेलेनियम इंस्टॉल कर लेते हैं। बहुत सिंपल सी कमांड है, आपको कुछ भी पाइथन पैकेज इंस्टॉल करना होता है, आप करते हो पिप इंस्टॉल और उस पैकेज का नाम। अब यहाँ पे कई लोगों को पिप 3 इंस्टॉल करना पड़ता है। वो हम क्यों करते हैं, क्योंकि हमारे ग्लोबल में वो पाइथन 3 के नाम से है, पर यहाँ पे हमने पहले पाइथन 3 के नाम से
वर्चुअल एनवायरनमेंट बनाया तो यहाँ पे पिप 3 करने की जरूरत नहीं है, हम केवल पिप से ही काम चल जाएगा, वो पाइथन 3 में ही इंस्टॉल होगा। अब ये चलने के बाद हम एक बार इसको चला के देखते हैं कि कैसे चलेगा। तो जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे ऑटोमेटिकली प्रोग्राम चलाते ही एक स्क्रीन खुल गई है, और ये 10 फास्ट फिंगर्स की वेबसाइट पे इस लिंक पे एग्जैक्टली आपको लेके चला जाता है। अब गाइज हमको क्या चाहिए कि हमको यहाँ पे एक बॉक्स है, इस बॉक्स में हमको वर्ड्स लिखना है कुल मिला के। तो वर्ड्स टाइप करने के लिए आपको सबसे पहले इस बॉक्स को पकड़ना पड़ेगा। अब हम क्या करते हैं कि हम इस इसका कोड क्या है वो हम देख सकते हैं कैसे। हम कमांड शिफ्ट और सी दबा के इंस्पेक्ट टूल्स खोल सकते हैं क्रोम के, या फिर आप यहाँ से ये भी कर सकते हो इंस्पेक्ट। तो आपने इंस्पेक्ट किया तो आपको यहाँ पे टूल्स मिल जाएंगे, आप यहाँ से इसको इस वाले ऑब्जेक्ट को पकड़ोगे तो आपको दिखेगा कि ये वाला बॉक्स है इनपुट टाइप। अब इसके लिए आपको थोड़ी बहुत HTML की नॉलेज होनी चाहिए, HTML CSS जावास्क्रिप्ट कि आपको यहाँ पे आप किसी भी ऑब्जेक्ट को पकड़ने के लिए आप उसकी आईडी का इस्तेमाल कर सकते हो। अब यहाँ पे इसकी आईडी है इनपुट फील्ड, तो हम क्या कर सकते हैं कि हम इस डॉक्यूमेंट में सर्च कर सकते हैं वेब ड्राइवर का इस्तेमाल करके, जो हमने ड्राइवर ऑब्जेक्ट बनाया था उसका इस्तेमाल करके, और हम ये देख सकते हैं कौन सा ऑब्जेक्ट है जिसकी आईडी है इनपुट फील्ड, और फिर इस ऑब्जेक्ट को पकड़ सकते हैं और इसके अंदर कुछ भी हम टाइप कर सकते हैं ऑटोमेटिकली। तो यही हम करने वाले हैं अब यहाँ पे। एक बार मैंने URL खोल ली तो मैं यहाँ से जा सकता हूँ, मैंने इनपुट बॉक्स कर दिया। मान लो मैंने एक वेरिएबल नाम बना दिया इनपुट बॉक्स नाम का, जो क्या करेगा, ड्राइवर में हमारे पास बहुत सारे फंक्शंस हैं। तो एक बहुत ही सिंपल फंक्शन है फाइंड एलिमेंट बाय आईडी, जो कि नाम से ही आपको समझ में आ रहा होगा कि ये एलिमेंट को पकड़ता है आईडी से, और आईडी हमारी क्या थी, इनपुट फील्ड। इस इनपुट फील्ड आईडी को इसने पकड़ा और इसने इनपुट बॉक्स नाम के वेरिएबल में डाल दिया। अब हम क्या कर सकते हैं कि हमारे पास वो इनपुट बॉक्स आ गया, अब हम इनपुट बॉक्स के अंदर कुछ भी टाइप कर सकते हैं, वो ऑटोमेटिकली जाएगा। अब गाइज हमको क्या करना है कि हमारे पास एक ड्राइवर इनपुट ऑब्जेक्ट आ गया, अब हमको इस इनपुट ऑब्जेक्ट में वो वर्ड्स फिल करने हैं जो यहाँ से हमारे पास मिलेंगे। जैसे कि नो आया तो हमको इस नो को पकड़ के और इस इनपुट ऑब्जेक्ट में डालना पड़ेगा। तो सबसे पहले हमको इस नो को पकड़ना पड़ेगा, तो इस नो की आईडी हमको देखनी पड़ेगी। तो आप देख सकते हो यहाँ पे इस नो में एक एट्रीब्यूट है वर्ड एनआर नाम से, और हर एक का एक नंबर दे रखा है जिससे हम आराम से इस इन सब वर्ड्स को पकड़ सकते हैं। तो हम वर्ड एनआर का यूज़ करने वाले हैं अब, और इसको पकड़ेंगे। तो कोई भी वर्ड को जैसे हमको पकड़ना पड़ेगा तो हम क्या करेंगे, उस वर्ड को वर्ड लिखेंगे, वर्ड को हम सेम चीज़ करेंगे ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट बाय आईडी ना करके हम फाइंड एलिमेंट बाय कुछ पाथ करेंगे जिससे हमको समझ में आएगा। देखो वो जो वर्ड एनआर है वो आईडी नहीं है, वो एक एट्रीब्यूट है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, उसके लिए एक्स पाथ नाम का एक चीज़ होती है। अब हम क्या कर सकते हैं कि हम सेलेनियम की डॉक्स देख सकते हैं और देख सकते हैं कि एक्स पाथ होता क्या है। तो सेलेनियम एक्स पाथ में अगर हम जाएंगे तो हमको लोकेटिंग एलिमेंट्स के अंदर ये जो सेक्शन मिला हमको, इसमें बहुत सारी चीज़ें मिल गई कि आप इन सभी चीज़ों की मदद से आप लोकेट कर सकते हो एलिमेंट को। तो इसमें है एक्स पाथ। तो एक्सपाथ भी एक बहुत ही यूज़फुल चीज़ है। आप एक्सपाथ से क्या कर सकते हो, जैसे कि मान लो ये एग्जांपल लिया मैंने, तो इसमें मैंने फॉर्म जिसकी आईडी लॉगिन फॉर्म है उस एलिमेंट को मैंने उस फॉर्म को पकड़ लिया, और उसको एक्सपाथ से ऐसे आप डिफाइन कर सकते हो। तो गाइस हम एक्सपाथ का यूज़ करके उस स्पैन को पकड़ने की कोशिश करते हैं। तो हम क्या करेंगे, वर्ड इक्वल्स टू ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट बाय एक्सपाथ, और हम उसको पकड़ेंगे कैसे, हम उस पर करेंगे स्पैन, और स्पैन की उसकी जो एट्रीब्यूट था वो था वर्ड एनआर, और फिर उसकी जो वैल्यू थी वो थी 0। ठीक है, इससे हम उस एग्जैक्ट वर्ड को पकड़ सकते हैं, पर हमको केवल एक वर्ड नहीं चाहिए, हमको क्या चाहिए, हमको सारे वर्ड्स चाहिए। सारे वर्ड्स के लिए हमको क्या करना पड़ेगा कि 0 भी चाहिए, 1 भी चाहिए, 2 भी चाहिए, ऐसे करते करते सारे वर्ड्स चाहिए। तो सारे वर्ड्स के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, एक लूप चलाना पड़ेगा। तो हम एक सिंपल सा लूप चला देंगे, एक वाइल लूप है जो कि चलेगा वाइल ट्रू तक, और हम लूप के अंदर ही लूप को ब्रेक करने की कंडीशन डाल देंगे। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे वाइल लूप चलाया, अब हमको चाहिए यहाँ पे आई की वैल्यू। ठीक है, अब हम आई को क्या करेंगे, जैसे आपने यहाँ पे आई की वैल्यू डाल दी, और आई को हम क्या करेंगे, लूप के अंदर ऐसे बढ़ाते रहेंगे। ठीक है, बहुत ही सिंपल सा लूप है। अब इसमें हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पे हम आई की वैल्यू डालते हैं
तो गाइस जैसा आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने एक आई की वैल्यू हर बार डाली है और इसको यहाँ पे मैंने पूरा एक स्ट्रिंग बना दिया है। तो मैंने इसलिए आई की वैल्यू को भी स्ट्रिंग में डाला और फिर ये पूरी एक स्ट्रिंग बन जाएगा जो कि सेम हमारे पिछली बार जो हमने वर्ड है ना जीरो लिखा था, पर ये 0 1 2 3 ऐसे सारा बना देगा इसको। और फिर हम आई को बढ़ाते रहेंगे। तो इससे क्या होगा कि हमारे पास इस वर्ड में हर बार वो वर्ड आ रहा है जो कि हमारे पास यहाँ पे हर पहले नो आया, फिर ओन आया, फिर डाउन आया, फिर देर आया। अब हम इस वर्ड का करें क्या? तो हमारे पास वर्ड तो आ गया, हम इसको बढ़ा भी सकते हैं, पर हमको इस वर्ड का यूज़ करना है। इस इनपुट बॉक्स के अंदर हमको इस वर्ड को डालना है। ठीक है। तो इस इनपुट बॉक्स के अंदर डालने के लिए हमारे पास, हम फिर से एक डॉक्यूमेंटेशन में जाएंगे तो सबसे एक बहुत ही सिंपल सी चीज़ होती है सैंड कीज नाम की। तो आप जैसे आपने यहाँ से इसने एलिमेंट लिया, जैसे कि हमने इनपुट बॉक्स लिया था, उस एलिमेंट में आप सेंड कीज कर सकते हो और सेंड कीज से डायरेक्ट वो इनपुट बॉक्स के अंदर चला जाएगा जो भी आप भेजना चाहते हो। तो हम क्या करना चाहते हैं यहाँ पे, हम इनपुट बॉक्स जो है उसमें हम डॉट सेंड कीज कर देंगे। वर्ड के अंदर एक ऑब्जेक्ट होगा वर्ड जिसके अंदर में जो टेक्स्ट है वो हमको इनपुट बॉक्स में डालना पड़ेगा। और फिर हमको क्या चाहिए, हमको एक बार स्पेस भी डालना पड़ेगा। ठीक है, नॉर्मल चीज़ है guys। आपको यहाँ पे जैसे आपने नो लिखा उसके बाद आप स्पेस डालोगे तो ये आगे बढ़ेगा। तो इसलिए हम स्पेस डाल रहे हैं और उसके बाद आई बढ़ेगा और वो सेकंड वर्ड पे जाएगा और फिर ये लूप जब तक चलता रहेगा। और ये वाइल ट्रू है, इसका मतलब है कि ये तब तक चलता रहेगा जब तक ये चीज़ ट्रू रहेगी। ये चीज़ ट्रू रहेगी इसका मतलब क्या है कि इसको जैसे ही आई की ऐसी वैल्यू मिली जहाँ पे ये चीज़ एग्जिस्ट नहीं करता, ये स्पैन एग्जिस्ट नहीं करता, ये लूप बंद हो जाएगा। इसका मतलब जैसे ही सारे वर्ड्स खत्म हो गए ये लूप बंद हो जाएगा। तो इसमें आप देख सकते हैं इसमें कम से कम 300 वर्ड होंगे, 340 वर्ड होंगे। तो जैसे ही ये खत्म हो गए इसको 341 हो जाएगा आई की वैल्यू, और उस वैल्यू पे इसको कुछ नहीं मिलेगा तो ये फिर फॉल्स हो जाएगा और फॉल्स से ये बंद हो जाएगा लूप। तो बस हमको इतना ही करना है और ये चल जाना चाहिए। पर इसमें एक चीज़ अभी भी मिसिंग है, वो मिसिंग है हमको यहाँ पे इसमें एक टाइमर लगाना पड़ेगा। अब टाइमर कहाँ लगाना पड़ेगा? देखो, आप इस यूआरएल पे तो चले गए, अब इस यूआरएल को लोड होने में थोड़ा समय लगता है क्योंकि आपका मान लो आपका नेटवर्क स्लो है थोड़ा बहुत, आपको 4 5 सेकंड का समय लग सकता है इस यूआरएल को लोड होने में। और अगर आपने यहाँ पे कुछ भी वेट नहीं लगाया, यहाँ पे एक तरीके से हमको कुछ वेट लगाना पड़ेगा। अगर आपने यहाँ पे कुछ भी वेट नहीं लगाया तो ये फिर सीधे इस इनपुट बॉक्स को खोजने की कोशिश करेगा जो इसको मिलेगा नहीं क्योंकि पेज ही लोड नहीं हुआ अभी तक। तो हमको यहाँ पे एक तरीके से वेट लगाना पड़ेगा। वेट के लिए एक बहुत ही सिंपल सी चीज़ होती है पाइथन में, आप सीधे इंपोर्ट कर सकते हो टाइम को। टाइम एक बहुत ही सिंपल मॉड्यूल है जो टाइम रिलेटेड फंक्शंस पाइथन में प्रोवाइड करता है। अब हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे सीधे टाइम का एक स्लीप फंक्शन होता है जिससे आप इस पूरे फंक्शन को रोक सकते हो। जैसे कि 5 के लिए, 5 का मतलब है 5 सेकंड के लिए। तो हमने यहाँ पे टाइम डॉट स्लीप लगाया और हमारा प्रोग्राम एकदम रेडी है। हमने इस प्रोग्राम को सेव किया, हमने यहाँ से इसको वापस से रन करने की कोशिश करी। तो गाइस जैसे इसको चलाएंगे आप देख सकते हो यहाँ पे खुल गया है और यहाँ पे अलाउ कीज का ऑप्शन है जिसको आप ओके पहले मत करना, थोड़ी देर बाद में करना। पहले इसको चालू होने देना ताकि वो क्या करता है, वो उस इनपुट बॉक्स को सही से फाइंड नहीं कर पाता अगर आप पहले उसको क्लिक कर दोगे तो। जैसे कि अब आप देख सकते हो यहाँ पे बड़ी फास्ट स्पीड में हम टाइपिंग कर रहे हैं और ये 300 तक की स्पीड हमको मिल जाएगी। तो कट करके सीधे रिजल्ट पे चलते हैं हम। बस यही था 10 पास फिंगर्स का ट्यूटोरियल। अगर वीडियो बढ़िया है तो लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो। एक और वीडियो बनाऊंगा मैं जो होगा टाइप रेसर, अगर आपने यूज़ किया होगा तो उसका एक ट्यूटोरियल भी बना देंगे हम।